नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने विरोधियों को चौंका दिया। यूपी से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक मोदी विरोधी पार्टियों में क्रॉस वोटिंग हुई है। वोट के अंक गणित में बीजेपी ने जीत हासिल की। अब बारी है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के दावों पर वोटर क्या सोचते हैं। इसे जानने के लिए देखिए पश्चिम बंगाल के बोलपुर से एबीपी न्यूज रिपोर्टर श्रीनिवास की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। दो 2024 का चुनाव इस नए भारत को और आगे लेकर जाने का चुनाव है। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। सबसे बड़े सियासी युद्ध के शुरुआत से पहले की ये हुंकार है। देश के सबसे दक्षिणी छोर से हिंदुस्तान के प्रधान की ये आवाज है। लेफ्ट के गढ़ में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर नई लकीर खींचने की भविष्यवाणी कर रहे थे। आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल में अब की बार 400 पार वाले आत्मविश्वास को नए सिरे से आकार दे रहे थे, तब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर तिरुवनंतपुरम से 2600 किलोमीटर दूर बीरभूम में खड़े थे, ये जानने के लिए कि इस बार मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा। लाजिम किया जाए मर्दों को पर्दा तो औरत को कोई मुसीबत ना होगी। ये राधा, ये सीता, ये देवी बनाकर न समझो कि कोई बगावत ना होगी। हमारी इन लाइनों के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बोलपुर लोकसभा क्षेत्र में। संदेश खाली की घटना के बाद पूरे बंगाल में बवाल है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या बंगाल में नारी सम्मान बनेगा एक अहम मुद्दा या फिर मुद्दे होंगे कुछ और। बीरभूम का सियासी मूड जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी 42 में से 18 सीटों पर जीती थी, मगर इस बार इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में है। और ममता बनर्जी को सियासी चक्रव्यूह में खड़ा करने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त संदेश खाली कांड सरीखा हथियार हाथ लग चुका है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के कथित अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बलात्कारी शाहजहां शेख के प्रति इतनी ममता क्यों रखती हैं, यह समझ से परे है। जो वोट बैंक के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जनता ऐसा लीडरशिप को नहीं चाहता है, वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि शेख शाहजहां जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो जाए। इतना ही नहीं, कोलकाता मैदान में बीजेपी संदेश खाली को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी में। संदेश खाली को लेकर बीजेपी जिस अंदाज में तल्ख है, उससे लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्य भूमि पर पहुंची एबीपी की टीम। हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं दादा, आगे आइए। बस दादा, कैसे हैं? ठीक है, কেমন আছে? एकदम ठीक है। ভালো? एकदम ভালো। और ये आपका वीरभूम कैसा है?
बीरभूम तो अभी तो ठीक ही है, चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। एकदम ठीक चल रहा है। तो यहाँ तो जो बीजेपी है वो दीदी पे आरोप लगा रही है कि भैया यहाँ पे तो एकदम अत्याचार की हद हो गई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सम्मान सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये बात तो नहीं है दीदी, ये बात सही है कि ऑल ओवर इंडिया में महिला के सुरक्षा के लिए वेस्ट बंगाल सबसे सेफेस्ट सिटी है। वेस्ट बंगाल राज्य है सेफेस्ट सीट, जहाँ भी जाते हैं ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हम क्या यूपी में नहीं होता है, हर्षद कहानी वो नहीं हुआ है, बहुत कुछ होता है। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में संदेश खाली ही मुद्दा हो जाएगा? संदेश खाली मुद्दा थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, उसके साथ विकास भी रहेगा, उसके साथ और बहुत कुछ रहेगा, मुद्दा तो रहेगा ही। चलिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छे रहते तो इतने धीरे नहीं बोलते, तेज बोलते हैं आप। अच्छा बोलिए। अच्छे हैं? हिंदी तो थोड़ा कम बोल सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा समझ जाते अरे हैं। बहुत बोल रही हैं आप, इतना काफी है। हम लोग बंगाली है ना। अरे तो बंगाली हिंदी में क्या फर्क है, एक ही है सब। हाँ। तो ये बताइए दीदी कि आप कह रही हैं कि थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते हैं, चुनाव में वोट करती हैं? चुनाव में वोट, हाँ वोट तो देते हैं, हम नागरिक है, हमारा तो अधिकार है ना वोट देने का, इसीलिए तो हम तो वोट तो देंगे। तो बस ऐसे जाके बटन दबा देते हैं, कुछ सोच के बटन दबाते हैं? नो, जो भी कैंडिडेट होता है या जो भी पार्टी होता है सोच के ही तो वोट दबाना है। ऐसे वोट देने से तो क्या होगा, वो तो वोट खराब हो जाएगा ना। अब बताइए मोदी जी ने कुछ काम किया यहाँ? मोदी जी का काम दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ये जो रेशन व्यवस्था है ना, वही खाद्य फ्री अनाज, वो थोड़ा सा बहुत गरीब लोगों का थोड़ा मदद होगा। बताइए यहाँ तो लोग कह रहा है कि भैया महिला लोग के साथ इतना दिक्कत है कि घर से निकल नहीं सकती, अत्याचार, वो बंगाली में क्या कहते हैं, संत्रास हो रहा है। नहीं, हम लोग अच्छा है, हम लोग महिला जितना है बहुत अच्छा है, हम लोग बंगाल में जितना औरत है बहुत अच्छा है, खुशी में रहता है। अरे संदेश खाली वाली औरत भी तो बंगाल में हाँ, है। वो भी सुने हैं। अब देखिए इंजाम देने में तो कोई किसी का इंजाम दे सकता है, अच्छा, इल्जाम से तो नहीं देखे हैं। ये बताइए रीता धर जी, मिलेंगे तब ना रीता बोलेंगे। धर जी, आप दीदी को धरेंगी या मोदी को धरेंगी? दीदी को धरेंगी एकदम, सब कुछ एकदम चकाचक। हाँ, हाँ? तो आप तो सबको सजाती संवारती निखारती हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए किसको निखारने का मन कर रहा है? दीदी को। दीदी कहे जाएगी, 42 सीट है बंगाल में। नहीं, हम दीदी को ही चुनेंगे। यहाँ मोदी की गारंटी चलेगी या दीदी का मान? लेकिन मोदी का गारंटी, ये मेरा तरफ से हम बोल देते हैं, जो जुमलाबाजी ज्यादा करता है बीजेपी, तो गारंटी दे रहे हैं। नहीं, गारंटी का कोई बात ही नहीं। वहां से जब थोड़ा आगे बढ़े श्रीनिवास तो दो शख्स मिल गए। उनका सियासी मिजाज जब टटोलने की कोशिश हुई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी इसी चौराहे पे हम बोलपुर वाले पे, दीदी लोग तो दीदी दीदी कह रहे हैं, दादा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दादा? दादा के लिए दादा की दीदी, आपके लिए भी दीदी कारण दीदी खूब अच्छा काम कर रही है। और हम लोग को बोलपुर तो शांति प्रिय है, गोटा वेस्ट बंगाल दीदी का ही वोट देगा। अच्छा, ये बताइए उस पे क्या लिखा है ऊपर बोर्ड पे? बीरभूम नतून 5 जने कोर कमेटी, इसका मतलब मैंने 5 लोग कोर कमेटी बनाया है। अच्छा, जैसे आशीष बंदोपाध्याय, जिनका नाम लिखा है सबसे ऊपर में, वो तो अनुव्रत मंडल है ना? हाँ, अनुव्रत मंडल है। तो वो भी कमेटी में, तो वो तो जेल में है ना, वो कमेटी में नहीं, वो नीचे जो है ना, वो 5 वो नेता कमेटी में है। तो उनका इतना बड़ा फोटो क्यों लगाया? वो खूब अच्छा आदमी है, इतना अच्छा काम किया है ना। आपको बीरभूम का डेवलप आप देखिएगा तो मालूम पड़ेगा, जो रास्ता घाट से लेकर आप ब्रिज भी देखिएगा, कॉलेज किया, मेडिकल कॉलेज दूर किया है, स्कूल भी किया है। तो उनको जेल क्यों भेज दिया? देखिए, राजनीति का बात है, बीजेपी जानता है जो अगर इसको नहीं भेजेंगे तो तृणमूल जितना दिन रहेगा, ये रहेगा तो तृणमूल जीतेगा। इनसे पूछते हैं, सीपीएम बाकी है क्या यहाँ? सीपीएम तो है ही, सीपीएम हाँ, क्यों नहीं? कितना है? इधर आइए, ट्रक आ रहा है पीछे। अभी सीपीएम का ताकत बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, कहाँ गया सारा सीपीएम कांग्रेस कहाँ गया? अभी तृणमूल ममता बनर्जी आया ना क्षमता में, तो सब ममता बनर्जी के सारा में, ममता बनर्जी जो राज्य चला रहा है अभी बंगाल में, जो राजनीति से चल रहा है, बहुत अच्छा चला, अच्छा ढंग से चला रहा है, ठीक है, इसलिए सब तृणमूल में आ गया। तो आरोप लग रहा है कि टीएमसी का ही नेता शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और कौन था, उत्तम सरदार, ये लोग महिलाओं को हर रात उठा लेता था। सब गलत बात बोल रहा है।
कि सीपीएम बीजेपी का मिली भगत है। ये लोग प्लान माफिक देख रहा है, तृणमूल का कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो ऐसा करना चाहिए। मतलब सीपीएम जो सोच रहा है ऐसा करेंगे तो तृणमूल का वोट नष्ट हो जाएगा, किंतु तृणमूल का वोट की राजनीति चल रही है। वोट की राजनीति चल रही है। लग रहा है संदेश खाली में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, उठ लेकर कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी की राह में जो विरोध की दीवार खड़ी है उसमें अहम फैक्टर है ममता बनर्जी। विपक्ष में बैठी पार्टियों में कांग्रेस और डीएमके के बाद टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दीदी के गढ़ में घूम रही एबीपी न्यूज की टीम सोनाझुरी इलाके में पहुंची। इस वक्त हम शांति निकेतन के पास सोनाझुरी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम तरह के गीत संगीत और हैंडीक्राफ्ट ये क्या गा रहे हैं। ये बाउल गान है। बाउल इसे फिलोसॉफी, ये बाउल है, बाउल ये कंसेप्ट, ये एक फिलोसॉफी है। बताइए, ये तो बाउल की बात हो गई। आपको मालूम ही होगा मीडिया वाले क्यों घूमते हैं चुनाव के टाइम पे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यहीं चलते हैं, कुछ आम लोग मिल जाएं जिनसे मैं उनके भाव जान सकूं, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, दादा आ गया, क्या लग रहा है आपको बंगाल का माहौल? बंगाल का माहौल देखिए, अभी बंगाल में जो पार्टी राज करता है टीएमसी, वो बहुत हमारा जो सोच है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मधुर बाउल संगीत के बीच ऐसी आवाज निकली जिससे दीदी की परेशानी बढ़ सकती है। एबीपी की टीम जब यहां से आगे बढ़ी तो कुछ और लोग मिल गए। क्या लग रहा है आपको, कमाल होगा? कमाल तो देखिए 2011 साल में दीदी आई थी यहाँ पर। 2014 साल में दादा आया था दिल्ली में। अभी तक तो दीदी का राज चल रहा है वेस्ट बंगाल में। वहाँ दादा का चल रहा है। हाँ, वहाँ दादा का चल रहा है, इधर दीदी का चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, वहाँ दादा चलता रहेगा, यहाँ दीदी चलती रहेगी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? दिल्ली में दादा है और वेस्ट बंगाल में दीदी। ऐसा क्या लग गया? दादा 10 साल तो रह लिए। नहीं, दादा बहुत काम किए हैं। दादा समझ रहे हैं ना कि कौन? मोदी जी को। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ दीदी वहाँ दादा? एकदम। लेकिन दीदी तो कह रही है कि दादा जो है षड्यंत्र करता है, संदेश खाली में सजाता है। देखिए वो पॉलिटिक्स में चलता रहता है। आपको भी लगता है षड्यंत्र? एकदम। संदेश खाली की घटना नहीं, षड्यंत्र तो नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ सच्चाई है? हाँ, कुछ तो हुआ ही होगा। संदेश का वर्ड जो होते हैं ना मीठा, वो भी अलग हो गया और संदेश बहुत ही बुरा संदेश आ रहा है मेरे पास। मतलब आप कह रहे हैं बंगाल में एक तो संदेश है जो बहुत मीठा होता है और एक संदेश खाली वाला संदेश है वो बहुत बुरा आ रहा है। रहता कि चुनाव वनाव का माहौल आ रहा है फिर से। अभी आपके यहाँ तुरंत हुआ था विधानसभा, अब तो प्रधानमंत्री वाला है। किसके लिए चूरमा बना रही हैं? हम तो बीजेपी के लिए बनाएंगे। ऐसा क्या देख लिया आपने बीजेपी में? चूरमा तो बीजेपी बना रही है। बस बीजेपी के स्टार्टिंग से हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। कोई रीजन होगा ना? बस रीजन तो क्या बताएं, फैमिली बीजेपी हमारे लिए सही है। वैसे क्या छोटा बिहार बंगाल दिल्ली की बात करते हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी काम अपने जगह पे ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा साथ नहीं मिल रहा है उनके सारे कार्यकर्ताओं से। क्यों सही है? कुछ कारण होता है, ऐसे ही अच्छा कोई लगेगा? कारण जैसे कि एग्जाम है तो वो सही से करवाती है, एकदम से क्लियर करवाती है। कल यूपी में पेपर लीक हो गया। अब वो तो हो गया, ऐसा हो गया, बट जैसे कांग्रेस में मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने 3 साल एग्जाम की तैयारी की है, बट मुझे हर बार पेपर कैंसिल हुआ है। बढ़िया हुआ ना, नौकरी नहीं करनी पड़ रही, पतिदेव कमा रहे हैं, आप घूम रही हैं। हाँ वो तो है, पर थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा लापरवाही है इस चीज को लेकर। बीजेपी सही है। जिस बोलपुर लोकसभा क्षेत्र में लोग इस बार मोदी मोदी कर रहे थे, ये कभी लालगढ़ हुआ करता था। बोलपुर से ही सोमनाथ चटर्जी लगातार 8 बार सांसद रहे। 1971 से लेकर 2014 तक सीपीएम यहां से जीतती रही। 2014 और 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में अचानक ही टीएमसी की गर्दन तक पहुंच गई बीजेपी को लेकर इस बार लोगों के मन में क्या है वो भी जान लीजिए जरा। ये बताइए, अभी ना चुनाव आने वाला है लोकसभा का, हाँ? तो क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? माहौल तो बहुत ही खराब है यहाँ का। जैसे इतना दुर्नीति हो रहा है,
महिला दिन दोपहर में ऐसे घर में नहीं रह सकते, कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब महिला दिन दोपहर में घर में नहीं रह सकती, इसका मतलब ऐसे जो कितना अत्याचार हो रहा है ना, आप लोग नहीं सुना है? हमारे यहाँ पे जो संदेश खाली यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। हम लोग आम पब्लिक है, तो बाजार में ऐसे आया तो आप लोग उस साथ मिल गया। तो क्या चैनल कौन सा है? ABP न्यूज़। अच्छा देखता हूँ, हम भी देखता हूँ। तो बंगाल का परिस्थिति बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? देखिए, जो संदेशखाली में हुआ, संदेशखाली में आजकल पूरा बंगाल में, पूरा खाली बंगाल की बात नहीं है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ इस गवर्नमेंट में, तृणमूल सरकार रहते वक्त ममता बनर्जी खुद एक महिला है, लेकिन वो महिला के लिए उनके दिल में कोई प्यार नहीं है। तो कह रही है कि ये ना एक जो बाहर वाला पार्टी है, बहिर्गतो बीजेपी वाला, ये लोग जानबूझ के सजा के ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, उसको तो बीजेपी से वो जलन है ना, तो वो बोलेंगे। बीजेपी से तो जलन रहेगी, तो विरोधी पार्टी तो उसको तो जलन मचेगा है ना। वो ऐसे महिला होकर दूसरे के महिला के ऊपर कर रहे हैं, उसको कुछ कर रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। कौन बढ़िया, दीदी की दादा बढ़िया है। क्यों दादा बढ़िया है? जरूर दादा बढ़िया है, इसलिए जो हमारे देश का जो परिस्थिति खराब था वो ठीक किया। लोकसभा चुनाव में ये महिला सम्मान वाला बात रहेगा क्या? महिला के साथ ऐसे करेंगे तो थोड़ी ना ऐसे रहेंगे। जो अच्छा करेंगे, जैसे मोदी जी है, उनके जैसे थोड़ी कोई है। वो तो जैसे हम लोग भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनको जैसे भगवान को नहीं देखा वही भगवान है। ऐसा क्या किया उन्होंने? और क्या उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने कितना कुछ नहीं किया। क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे गैस के लिए महिला लोग पहले इतना धुआं में ऐसे खाना बनाते थे, आग सबके अंधे हो जाते थे। आइए भैया, इधर आइए। ये आप गले में चंदन किस चीज की माला है? मैं भगवान का भक्त हूँ। भगवान का भक्त है, फिर तो आपसे कुछ पूछना नहीं, भगवान के नाम पे वोट देंगे? हाँ, मेरा भगवान मोदी जी है। आपका भगवान मोदी जी? भगवान तो उसको पूजा करता है। हाँ। फोटो लगाया है? फोटो मेरे घर में है, मेरे दिल में है। आपके दिल में है? हाँ, दिल में मेरा फोटो है। ऐसा क्या कर दिया भैया? मेरे को अच्छा लगता है। हम लोग डर से वोट देता है। डर से वोट देता है सब आदमी। तो यहाँ का मुद्दा डर है। ये हमारा जो पंचायत वोट हुआ ना, कोई भी वोट नहीं हुआ और बीजेपी जीत गया। तो कौन? ये बार यहाँ पर हुआ, जो संसद जो पंचायत है उधर वोट ही नहीं हुआ। को दीदी नहीं दादा अच्छे लग रहे हैं। और क्या, उन्होंने तो सब कुछ कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं वही हमारे यहाँ पे वो भी आ जाए हमेशा के लिए। जैसे आपके यहाँ वाला चुनाव नहीं है, दिल्ली वाला चुनाव है। हाँ, दिल्ली में वही आएंगे। और क्या, दादा ही आएंगे? और क्या, उन्होंने ही आएंगे। जब तक हम तो चाहेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक मोदी जी रहेंगे। सोनाझुरी इलाके में लोगों के मन की बात जानने के बाद ABP न्यूज की टीम उस विश्व भारती विश्वविद्यालय में पहुंची जो न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी स्थापना टैगोर ने की थी। अगर सियासत की बात हो और छात्रों से बात ना की जाए तो बातें अधूरी रह जाती हैं। भैया यहीं पढ़ते हैं? हाँ। तो ये बताइए, बंगाल में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है? बंगाल का पॉलिटिक्स उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत चीज़ों में यहाँ के काम नहीं हो रहा है। यहाँ का वो जो क्या बोलते हैं, जॉबलेस का रेट बढ़ रहा है। कि अभी जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, वो कैसी चली, दीदी ने छात्रों के लिए कैसा किया, तो कैसे एनालाइज करेंगे? छात्रों के लिए as for students I don't think neither the सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ खास करते हैं। और सबसे बड़ा जो खोब है हम लोग में, मेजर पॉपुलेशन अमंगस्ट अस आर क्वाइट एंग्री अबाउट वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग उसके साथ एग्री नहीं करते, समर्थ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और अब बात ऑपरेशन राज्यसभा की। देश के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की ऐसी आंधी चली कि हिमाचल में सत्ताधारी कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई। अब हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं। अखिलेश के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हार गया। देखिए ऑपरेशन राज्यसभा की पूरी कहानी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये देश की राजनीति की वो तस्वीर है जिसके बारे में सुनकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पीले रंग के कंबल में लिपटा हुआ ये कोई आम शख्स नहीं है। ये शख्स कांग्रेस का विधायक होने के साथ साथ ऑपरेशन राज्यसभा का वो पहला किरदार है जिसने हिमाचल में मचे राजनीतिक हाहाकार की गवाही दी है।
नाम है सुदर्शन सिंह बबलू, हिमाचल में चिंतपूर्णी सीट के विधायक। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की क्या अहमियत है उसे इस बात से समझिए कि अपने विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को अस्पताल से लाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा था और फिर होशियारपुर से बबलू को हेलीकॉप्टर से शिमला लाया गया। दरअसल राज्यसभा की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को ही बबलू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिविल अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें पंजाब के होशियारपुर रेफर कर दिया गया था। सीएम ने पहले बबलू का फोन पर हालचाल जाना और फिर वोटिंग के लिए हेलीकॉप्टर होशियारपुर भेजा। हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे बबलू पीले रंग का जैकेट पहने थे और सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने आपत्ति जताई कि बबलू के साथ कोई और आगे नहीं जा सकता। नहीं, कैसे नहीं, अंदर बैठा हुआ बस्ती, कैसे चलो? इशारा तो हो जाए, नहीं मैं तो नहीं पकड़ रहा, ये पकड़ रही है। आखिरकार विधायक सुदर्शन बबलू ने अकेले ही जाकर दोपहर 12:37 पर वोट डाला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए वोट डालने वाले बबलू आखिरी 68वें विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग के दिन चौपर से लेकर अस्पताल तक की तस्वीरें बता रही थी कि हिमाचल के कुरुक्षेत्र में सुक्खू के दांव कमजोर पड़ चुके हैं। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और सुना आपने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दावे से ये कहने की स्थिति में भी नहीं थे कि उनके विधायक एकजुट हैं। यह हालत तब है जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 बीजेपी के हैं, जबकि 3 अन्य के हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीब 15 विधायकों का फासला है। फिर भी सीएम कंबल वाले डर में जी रहे हैं और इसी डर वाले एपिसोड में एंट्री होती है दूसरे किरदार की। ऑपरेशन राज्यसभा का दूसरा किरदार। राज्यसभा में वोटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी हिला दी है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिसंबर 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और सुक्खू ने सीएम की कुर्सी संभाली। लेकिन सरकार का 1.25 साल भी पूरा ना हो पाया और सुक्खू के सत्ता से वनवास वाले सारे समीकरण तैयार दिखने लगे। जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं थे और इसी को भांपते हुए बीजेपी ने गेम कर दिया। जेपी नड्डा जिंदाबाद। ऐतिहासिक लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन अपनी जीत के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक टूट गए।
सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जो कहा वो कांग्रेस पार्टी में आई दरार की पुष्टि करता है। अगर ऐसा है तो ये एक चिंता का विषय है और मैंने तो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखा है। निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से हृदय परिवर्तन हुआ है, बट आई विल स्पीक एंड आई विल स्पीक डिसाइसिवली वंस द रिजल्ट्स कम आउट। कांग्रेस के जिन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका पार्टी सूत्रों की तरफ से जताई गई, उसमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बक्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का नाम शामिल है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा तो कई दिनों से बगावत के मूड में दिख रहे थे और मान सम्मान से समझौता न करने जैसी बातें कर रहे थे। 22 फरवरी को राजेंद्र राणा ने फेसबुक पोस्ट लिखा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा खेला बीजेपी ने कैसे कर दिखाया, इसके लिए ऑपरेशन राज्यसभा के तीसरे किरदार की कहानी शुरू करते हैं। ऑपरेशन राज्यसभा का किरदार नंबर 3। तीसरे किरदार का नाम है जयराम ठाकुर। बीजेपी के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। देखिए अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। जयराम ठाकुर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ये जीत जो है ये सरकार के खिलाफ है। इस सरकार जो अपना मत जो है खो चुकी है, तो अभी इनको अगर शर्म ना आती है तो इनको रिजाइन करना चाहिए। पक्का 100% ये सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस खेमे में चले इस ऑपरेशन के सूत्रधार जयराम ठाकुर हैं और ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पिछले कई हफ्तों से लिखी जा रही थी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग से लेकर जो कुछ हुआ वो तमाम रणनीति बीजेपी ने सोनिया गांधी को हराने के लिए तैयार की थी। चर्चा हो रही थी कि सोनिया गांधी या फिर प्रियंका हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को हिमाचल में बगावत की भनक लग चुकी थी। शायद इसीलिए गांधी परिवार का चेहरा हिमाचल नहीं आया। और इन हालातों के बीच बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में फाइनेंस बिल पेश होना है, जिसे देखते हुए बिल का सदन से पास होना मुश्किल लग रहा है। बिल पास नहीं होता तो सुक्खू की कुर्सी जानी तय है। अब ऐसे में दो सवाल है कि सुक्खू सीएम पद से हटते हैं तो उनकी जगह कांग्रेस से ही कोई और कमान संभालेगा या फिर पुराने इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़कर हिमाचल में सरकार बना लेगी। इस सवाल का जवाब अब भी आना बाकी है, लेकिन अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे खेला हुआ। उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीर सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले तमाम विधायक बीजेपी के पाले में खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, या यूं कहिए एसपी के मुखिया अखिलेश यादव को मुंह चढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन राज्यसभा के चौथे किरदार का नाम है मनोज पांडे। बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग करने वाले मनोज पांडे लगातार 3 बार के विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे 2012 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक के करीबी रहे मनोज पांडे ने सोमवार को पाला बदल लिया।
राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूं। तस्वीरें उस वक्त की है जब विधानसभा में एसपी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे की नेम प्लेट हटाई जा रही थी। नेम प्लेट उतारने से ठीक पहले मनोज पांडे ने इस पद से इस्तीफा दिया था। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।